Hello friends, welcome to Money Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to see that something has happened in Brazil. ब्राज़ील में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था और उसके बाद वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हुए थे. उसके बाद वहाँ पे जो है कुछ यूएस जैसा हुआ है. जैसे यूएस में एक बार जो कैपिटल हिल राइट्स जिसको कहते हैं, when the Donald Trump supporters they marched out in the Capitol Hill, तो वैसा ही कुछ ब्राज़ील में भी हुआ है. ओके और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है दैट द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन शुड बी ऑनर्ड. ओके सो वी विल सी दैट फॉरेन पेज पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दैट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है बिटवीन इंडिया एंड यूके, दैट इज यंग प्रोफेशनल स्कीम, जहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ यंग पीपल है बिटवीन बोथ द कंट्रीज. ओके सो उसको ये बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाएगा. ओके इन द सर्च ऑफ एजुकेशन एंड जॉब, बोथ थिंग्स. Along with that, we will also see article related to census. सेंसस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमने कल भी पढ़ा था सेंसस के बारे में कि सेंसस क्यों इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है. इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ पे टारगेटेड अप्रोच रखना पड़ता है सारे वेलफेयर स्कीम्स का. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी डेमोग्राफी की करेक्टरिस्टिक क्या है. साथ साथ में अगर आप देखेंगे देर आर सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल देर इज लो सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो उसको कैसे बढ़ाना है. व्हाट इज द करंट सेक्स रेशियो, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ओके विच इज द मार्कर ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो वो सब के लिए भी सेंसस बहुत ज़रूरी होता है. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट पेजेस ऑल्सो. एंड देन हम जो है आज थोड़ा सा एक आर्टिकल देखेंगे अबाउट द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, द स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया एंड टू क्रूशियल जजमेंट विच इज रिलेटेड टू दैट. सो we will start the news. The first is Bolsonaro backers storm state institutions. Lula says ex-president egging them on. तो यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दैट इज जेयर बोल्सोनारो. तो यहाँ पे आपको देखिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जेयर बोल्सोनारो इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील. जो करंट प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, ओके जो रिसेंटली इलेक्ट हुए थे, ही इज लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा. ही इज द लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट. So he defeated Bolsonaro in an October election. Fine. तो उसके बाद अब क्या हुआ है कि that he is not accepting the defeat. So जो ब्राजील के जो far right president है Jair Bolsonaro, former president, he has invaded the country's parliament, that is Congress, then presidential palace and Supreme Court. अब इसके रिस्पॉन्स में जो प्रेसिडेंट हैं लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा, he has announced federal security intervention in ब्राजीलिया विच इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील अंटिल जनवरी 31. तो यहाँ पे जो इंक्यूमेंट प्रेसिडेंट है, he has blamed the former president for inflaming his supporters after a campaign of baseless allegation of election fraud following the end of his rule, which was marked by divisive nationalist populism. Okay, so this same thing has happened before also in United States, where the Donald Trump supporters did the same thing. They stormed the US Capitol, okay, Capitol Hill. फाइट एंड नाउ वहाँ पे फिर कमेटी बैठी, कमेटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कमेटी बैठी, उन्होंने पूरा स्टडी किया और नाउ दे हैव रिकमेंडेड दैट सर्टेन चार्जेस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प. ओके नाउ इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि दैट इट इज वेरी नेसेसरी टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस. द नेक्स्ट इज Tamil Nadu governor walks out of house as CM objects to deviation from speech. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन का. तो आर्टिकल 176 इट डील्स विद स्पेशल, यू कैन से स्पेशल मेंशन और स्पेशल स्पीच बाय द गवर्नर इन द हाउस. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल 176 है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि गवर्नर जो है वो हाउस को संबोधित करते हैं. ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन. फॉर एग्जांपल जैसे कि अब ये जो सेशन है स्टार्ट हो गया है तमिलनाडु में, तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द असेंबली सेशन, ओके कौन सा असेंबली सेशन, जो पहला असेंबली सेशन होता है उस साल का. ठीक है, सो तब गवर्नर्स एड्रेस होता है और उसके बाद जब नया लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जब वो बन के आता है, ठीक है, जैसे जनरल इलेक्शन होने के बाद जो पहली सेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वहाँ पे गवर्नर का स्पेशल एड्रेस होता है विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 176. तो अब ये तमिलनाडु की बात है. तमिलनाडु में क्योंकि ये पहला सेशन है साल का तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो तमिलनाडु में जो भी गवर्नर जो हैं
RN Ravi when he was making address. Okay, so he had made some deviation from speech, and then the CM objected to his deviation from speech, and then he walked out of the house. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो कौन सा स्पीच था जिसको तमिलनाडु के गवर्नर ने इसको इंक्लूड नहीं किया अपने स्पेशल मेंशन में, सो दैट इज कॉल्ड एज ड्रेविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, सो ये जो पार्ट था स्पीच का, इसको उन्होंने ओमिट कर दिया था, and then the chief minister they objected to it, but then he walked out. ओके, नाउ अब क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कुछ? सो लेट्स गो टू द स्टेट पेज टू फाइंड इट आउट मोर. अगर हम तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में स्किपिंग द पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्पीच है, ये पहली बार हुआ है. ठीक है ना, बट केरला में ये पहले भी हो चुका है. तो अगर आप देखेंगे तो केरला में ये 3 बार हुआ है. ठीक है, पहली बार हुआ था जनवरी 1969 में. उस वक्त जो गवर्नर थे वी विश्वनाथन, ही डिक्लाइन टू रीड आउट क्रिटिकल रेफरेंस टू द सेंटर. तो जब वहाँ के जब चीफ मिनिस्टर EMS नामबुर्दी पार्क, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, मार्क्सिस्ट, व्हेन ही ड्रू द अटेंशन ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर ने रिप्लाई किया कि उन्होंने पहले ही बोल रखा था चीफ मिनिस्टर को दैट ही विल नॉट रीड दिस स्टेटमेंट. उसके बाद द सेकेंड इंसिडेंट हैपेंड इन 2001 व्हेन सुखदेव सिंह कांग, व्हेन ही वाज द गवर्नर एंड AK एंटनी वाज द चीफ मिनिस्टर, एंड देन जस्टिस P Satharsivam in 2018 when Pinarayi Vijayan was the chief minister of Kerala. Okay, now coming to the editorial. Today editorial is very important for us. So the first is again the census. The census is too vital for the government to delay it any further. तो census जो होता है इंडिया में डिकेडल सेंसस होता है. ठीक है, हमने कल भी इस न्यूज़ को कवर किया था. तो हमने देखा था कि इंडिया का पहला सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, और तब से हर 10 साल पे इंडिया में सेंसस होता है. उसके बाद देयर इज सेंसस एक्ट 1948, ये हमने कल भी किया था, सेंसस एक्ट 1948. तो सेंसस एक्ट 1948 में ये है कि दैट बाकी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे जैसे जापान और US में, तो वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या सेंसस से रिलेटेड लॉ में ये पीरियोडिसिटी डिफाइन होती है कि भाई हर टाइम के इतने टाइम के बाद आपको सेंसस करना ज़रूरी है. बट सेंसस एक्ट 1948 में ऐसा पीरियोडिसिटी मेंशन नहीं है, पर उसके बाद भी हर 10 साल सेंसस होता रहा है. इस बार सेंसस जो है 2021 में होना था, उसके पहले हाउस लिस्टिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट वाज डिलेड, एंड नाउ ये प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि सेंसस 2023 में स्टार्ट हो. ओके, तो इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो सेंसस होने के पहले एक प्रोसीजर होता है फ्रीजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज. ठीक है, तो जो फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होगा वो दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल June 30, 2023. फाइन, तो व्हाई वी फ्रीज द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, की ताकि नए डिस्ट्रिक्ट्स ना बने, नए तालुकाज ना बने. ओके, ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे सेंसस कराने में डिफिकल्टी हो जाए. तो अब जो फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल June 30, 2023. तो इसका मतलब ये है कि सेंसस जो है अब वो इसके बाद ही होगा. ठीक है, अगर हम इंडिया में आए, अगर इंडिया ऐसी कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे सेंसस जो है वो विलेज लेवल तक का हमको इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू डेमोग्राफी, लिटरेसी लेवल, कास्ट स्टेटस, एजुकेशनल लेवल्स, स्पोकन लैंग्वेजेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड माइग्रेशन स्टेटस. ये हमने कल भी किया था, आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कल हमने जो किया था इट वाज अ कंपैरिजन कि क्या हम सेंसस को सैंपल सर्वे से रिप्लेस कर सकते हैं क्या. तो हमने पाया था कि जो सैंपल सर्वे है वो एक बड़े रीजन का डेटा देने में ठीक होता है, बट जब हमको एकदम विलेज लेवल तक का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एकदम माइक्रो लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, देन दिस सैंपल सर्वेज विच हैव स्मॉल सैंपल साइज दे कैन नॉट रिप्लेस द सेंसस. द नेक्स्ट इज कि सेंसस और कौन कौन से इश्यूज पे जो है वो एग्जैक्ट फिगर दे सकता है. तो एक तो ये है अबाउट द एक्सेस डेथ. ठीक है, तो कोविड-19 में जो डेथ हुई थी, ठीक है, तो एक्सेस डेथ का मतलब कि जो नॉर्मल मॉर्टेलिटी रेट होता है अगर उससे ज़्यादा जो डेथ हुआ है उसको हम कहते हैं एक्सेस डेथ. फॉर एग्जांपल कि नॉर्मली अगर मान लीजिए कि इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 2% है, बट कोविड-19 के टाइम इट वाज 10%, तो द एक्सेस डेथ इज 8%. ओके, तो ये एक्सेस डेथ को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगा. साथ साथ में माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, दैट विल ऑल्सो we will get the clear picture of that. Then what has been the impact of various welfare schemes like public distribution,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स भी रिवाइज होने वाली हैं, ठीक है। सो इट कैन थ्रो द पिक्चर कि कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, और जब सीट्स रिवाइज होंगी तो उसका एक आइडिया हमें लग जाएगा। वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को भी जन्म दे सकता है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम doing the census. The next is a glimmer of hope. So Supreme Court must provide a definitive directive on the rights of same sex couple. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी पेटिशंस थे हाई कोर्ट्स में विच वाज सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, तो इंडिया में जो है वो सेम सेक्स मैरिज इट इज़ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो हाई कोर्ट में बहुत सारे पेटिशंस पेंडिंग थे that they should get that the same sex marriage should be legalized in India। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो सारे पेटिशंस को अपने पास ले लिया है और सेंटर से जवाब मांगा है फरवरी 15 को, और एक केस की लिस्टिंग हुई है मार्च 13 को। ओके, सो नाउ पीपल petitioners they are looking for a ruling legalizing same sex marriage in India। ओके, और यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, दैट वेदर इट विल बी ब्रॉड विद इन द एम्बिट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। नाउ व्हाट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954? अगर कपल्स हु कैनॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ, ठीक है, देन दे कैन मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। उसके बाद यहाँ पे जो दो जजमेंट्स भी हैं, ओके, एक तो है के एस पुट्टास्वामी जजमेंट विच इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, okay, and then Navtej Singh Johar versus Union of India case which has decriminalized homosexuality in India. So courts they have shown their way to end the uncertainty, okay, and now the related to LGBTIQA plus community related to welfare, but now the question is about same sex couples। उसके बाद अगर हम बात करें तो इफ़ यू वी जस्ट सी द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 1948 में एग्जिस्टेंस में आया था, कंसिस्टिंग ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 14 देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स नहीं है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 16 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक। तो अगर हम दो आर्टिकल लें, ठीक है, आर्टिकल 14, 19, 21, अब इसको कंफ्यूज मत करना आप आर्टिकल 16, ये आर्टिकल 16 जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, ओके, राइट टू इक्वेलिटी रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, एंड देन आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके, ये कहता है दैट मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन दे हैव राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। अब इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ओके। दिस राइट्स आल्सो फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ there is some other problems also related to special marriage act where LGBTQIA plus community they want protection of the Supreme Court। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 5, 6 and 7 of the special marriage act। यहाँ पे क्या है that parties to the marriage they have to give prior notice to the marriage officer of the district who has to publicize the notice and call for objections। मतलब कि मान लीजिए कि couples हैं, they have submitted application for marriage under special marriage act, तो जो district मैजिस्ट्रेट होता है, जो मैरिज ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा कि वो एक नोटिस निकालेगा कि भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन आया है वेयर टू कपल्स दे वांट टू मैरी, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो दे कैन रेज द ऑब्जेक्शन। बट पास्ट में क्या हुआ है कि जब भी ऐसे नोटिस निकाले गए विच वॉज रिलेटेड टू इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस, सो दे हैव फेस्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम द सोसाइटी, ओके। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रूलिंग है 2021 में, जिसने कहा था दैट पीपल मैरिंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट दे कैन चूज नॉट टू पब्लिसाइज देयर यूनियन, ओके, सेइंग दैट मैंडेटरीली पब्लिशिंग अ नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज एंड कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी, ओके। अब यहाँ पे आता है कि अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो गया इंडिया में, देन इंडिया विल जॉइन द 30 ऑड कंट्रीज विच अलाउ इट and lead from front in Asia where only Taiwan has legalized it। तो इंडिया एशिया में सिर्फ तैवान has legalized the same sex marriage।
द नेक्स्ट इज अ माउंटेन रीलिंग अंडर ह्यूमन एग्रेशन। तो हम यहाँ पे अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जोशीमठ। ठीक, ये हमने कल भी कवर किया था। मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जोशीमठ इट इज लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ठीक, एंड इट इज लोकेटेड इन हिमालयास। ठीक, अब जोशीमठ में आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि देयर हाउसेज दे आर डेवलपिंग क्रैक्स। तो सम ऑफ द रीजंस आर दैट जोशीमठ का जो लोकेशन है, ठीक है ना, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेटेड ऑन एंशियंट लैंडस्लाइड साइट। ठीक है, एंशियंट लैंडस्लाइड साइट पे ये लोकेटेड है, पहली चीज। सेकेंड, देयर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स which are happening in Uttarakhand which people feel that this has damaged the ecology of Himalayan state. So one of them is विष्णुगढ़ तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड एज चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक, तो ऐसे कुछ चीज हैं। ओके, दिस द अदर फैक्टर्स विच हैज एग्रीवेटेड द ऑलरेडी फ्रेजाइल जोशीमठ। तो जोशीमठ का जो लोकेशन है वो कहते भी हैं कि वो एक लैंडस्लाइड जोन में पहले से ही एस्टेब्लिश है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एट द सेम टाइम अगर आप जोशीमठ देखोगे तो उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो टूरिज्म इट इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर। फाइन, और जोशीमठ जो है इट इज द गेटवे टू बद्रीनाथ ऑल्सो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट यहाँ पे जो पॉपुलेशन प्रेशर आप कह सकते हो, ठीक है ना, इट हैज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे, यू विल make roads by cutting the slopes. So if you are cutting the slopes of the mountains, you are making the slope unstable. Okay, फाइन। उसके बाद जब विष्णुगढ़ तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट जब बन रहा था, ओके, तो जो एक टनल है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का, इट जस्ट पासिस बिलो जोशीमठ। ओके, और जोशीमठ जो खुद है इट इज सेटल्ड ऑन ओल्ड ग्लेशियल डिपोजिट, मतलब इट इज अनस्टेबल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी निकाला गया। ठीक है, नियर शेलोंग विलेज और फ्रॉम द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर। तो यहाँ पे जो वाटर निकाला गया, नाउ सी इट इज 60 to 70 मिलियन लीटर्स पर डे। सो व्हाट हैपेंड, ठीक है, दिस लेड टू द डिप्लीशन ऑफ पोर प्रेशर। मतलब सॉइल के बीच में जो प्रेशर होता है ना, अगर आप वो वाटर की वजह से भी होता है, अगर आप वो निकाल देते हो तो वो पोर प्रेशर खत्म हो जाता है। जैसे ही वो पोर प्रेशर निकल गया सॉइल से, तो सॉइल जो है वो खुद अनस्टेबल हो जाता है, वो कॉम्पैक्ट होना चालू हो जाता है, विच कैन ट्रिगर द लैंडस्लाइड। सो दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पास्ट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो एक रिपोर्ट है अप्रैल 2022 का, उसने भी ये कहा था कि लॉन्ग टर्म में हमें उत्तराखंड जैसे फ्रेजाइल एरिया के लिए, फ्रेजाइल स्टेट के लिए हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे, खासकर वैलीज, फ्लड प्लेन्स और वो स्लोप्स विच आर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, सो दिस मे कॉज डिस्ट्रक्शन इन द स्टेट। ओके, फाइन। सो देयर नीड्स टू बी अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द हिमालय विच शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ environment. So it should be based on the region's natural resources such as forest, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड इको टूरिज्म। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसिव डैम्स, टनल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बट द फोकस शुड बी ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे हैव लेफ्ट द लैंड एंड नाउ देयर आर ओनली लेस देन 20% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड which is now being formed. Now the next is the open access movement to make academic papers accessible to all. तो एक स्कीम है which is called as One Nation One Subscription Scheme. Okay, तो यहाँ पे it is a OA movement. OA movement मतलब open access. Open access का मतलब कि जो academic publications होती हैं, जैसे किसी ने पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो रिसर्च पेपर के लिए पेमेंट करना होता है, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू ऑल। बट ओपन एक्सेस का मतलब दैट एकेडमिक पब्लिशिंग शुड इम्प्रूव एक्सेस टू स्कॉलरली वर्क। ठीक, कि जो भी साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च पेपर निकाल रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, इट शुड बी एक्सेसिबल फॉर ऑल। सो एन ओए साइंटिफिक पेपर विल बी फ्री एंड फुल्ली एक्सेसिबल। तो इसके लिए एक स्कीम है विच इंडिया हैज़ टेकन, दैट स्कीम इज दैट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट,
It will negotiate with publishers for a capped and fixed fee to access their papers. जो publishers होते हैं उनके साथ गवर्नमेंट खुद एक नेगोशिएशन करेगा और एक फीस कैप करेगा, ठीक है। तो और वो उसके बाद वो पेपर्स जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगा। और पे फीस कौन पे करेगा? गवर्नमेंट खुद ये फी पे करेगा, सो दैट एवरीवन इन द कंट्री दे कैन रीड द पेपर्स एट नो एडिशनल cost. So Education Ministry, they have so far shortlisted 70 publishers and an implementation deadline is April 1, 2023. Now the next news from Jammu and Kashmir, CRPF to provide arms training to civilians in Poonch and Rajouri districts of Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए सक्सेशन में चलता जा रहा है। एक तो ये है कि पहले तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, इट इज़ अ शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा, ठीक है। and it has carried out many lone killings in valleys. तो अब उसके साथ साथ क्या है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है जम्मू एंड कश्मीर में टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू विलेज डिफेंस कमिटीज इन द जम्मू रीजन. Now this has been after twin terror strikes in Dangri area of Rajouri, okay, in which 7 civilians including 2 children were killed. Now ये जो होता है विलेज डिफेंस कमिटीज, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? वो सिविलियंस होते हैं। तो जो अभी विलेज डिफेंस कमेटी का भी देखिए अपना एक स्टोरी है। सो विलेज डिफेंस कमिटीज, दे आर मेकिंग अ कमबैक आफ्टर ऑलमोस्ट 3 decades. They were first constituted in 1995 in 10 districts of Jammu when members of the Hindu community were targeted by terrorists. But later on, they were disbanded amid allegations of crimes including abduction and rape. उसके बाद मार्च 2022 में यूनियन होम मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू री एस्टेब्लिश दी VDCs and renamed them as Village Defense Guards. Okay. अब देखिए इसका पर्पस क्या है? It has a limited purpose to increase the visibility of armed people in border villages to act as a deterrence in wake of the targeted killings of minorities. Okay. उसके बाद अगर आप देखेंगे that CRPF, it has been asked to train civilians only in 2 districts, that is Rajouri and Poonch districts. Now this program, it will be run in collaboration with Jammu and Kashmir Police, who will select the candidates who can be trained under this program. The next, a UN conference on Monday drummed up funds and other support to help Pakistan cope with the fallout of last summer's devastating flooding, which has killed more than 1,700 people. Okay, and now तो यहाँ पे जो UN कॉन्फ्रेंस था मंडे को, सो दे हैव मीन्स दे सीक एड फॉर पाकिस्तान आफ्टर डिवास्टेटिंग फ्लड, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था एंड द लास्ट ईयर ऑल्सो सॉ ट्रिपल डिप ला नीना, ठीक है। ट्रिपल डिप ला नीना, तो कभी भी जब ट्रिपल डिप ला नीना होता है तो जो मानसून होता है वो मोर देन नॉर्मल होता है, ठीक है, मोर देन नॉर्मल. सो दिस कॉस्ट फ्लडिंग. ओके, so now UN conference is seeking aid for Pakistan after this flood. The next is China-Taiwan issue. So the Chinese military, they have held large-scale joint combat strike drills, okay, sending warplanes and navy vessels toward Taiwan. Okay, तो चाइना और ताइवान का अगेन द डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन, ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे दें तो चाइना और ताइवान, तो चाइना को हम क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. वी कॉल चाइना एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना. इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन माइंड कि क्यों चाइना जो है वो ताइवान को मतलब ताइवान के साथ क्या इनका वो है प्रॉब्लम है. तो अगर आप देखेंगे तो चाइना की एक पॉलिसी है, इट इज कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी, ठीक है. तो ये जो वन चाइना पॉलिसी के अंदर दिस मेन लैंड चाइना दे वांट, दे से दैट ताइवान इट इज द पार्ट ऑफ चाइना, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट entity, it is not an independent political entity. Fine. India recognized this one China policy way back in 49, but USA recognized this one China policy in 1970s. Okay, and but there is one act of USA, Taiwan Relations Act 1978. इसके अंदर क्या होता है कि USA can help Taiwan for self defense. तो इसको कहते हैं political ambiguity. ओके, दैट इज एक जगह पे यूएसए जो है इट रिकॉग्नाइजेस वन चाइना पॉलिसी बट इट हेल्प्स ताइवान, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिग्युइटी. फाइन. तो इसके वजह से जो है जो चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है, सो डज नॉट वांट ताइवान टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑन द वर्ल्ड मैप. ओके,
So that's why this problem is going on. The next is one liner क्वेश्चन आ सकता है, चाइना पोस्ट वुल्फ वॉरियर ऑफिशियल टू बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट. तो झाओ लिजान जो है, ही वाज अर्लियर द स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री of China, and now he has been posted as the second ranked official in the border affairs department. Okay, so now he has been deputed as first ranked officer of the 3 deputy director generals of the Department of Boundary and Ocean Affairs of China. This boundary of border affairs department, it is headed by Hong Liang. The next is India Britain sign and exchange letters for young professional scheme. So government of India and UK, okay, they marked the Pravasi Bharatiya Divas. So Pravasi Bharatiya Divas, it is celebrated on January 9 to commemorate the returning of Mahatma Gandhi from South Africa to India. So यहाँ पे they have signed off the young professional scheme, and now it has been launched. It will permit up to 3,000 of their degree holding citizens aged 18 and 30 to live and work in each other's country for a period of 2 years. ठीक है, तो ये important है. उसके बाद ये जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU which was signed in May 2021 and it was announced in November at G20 summit in Bali. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी है, दैट हु इज़ द हाई कमिश्नर of India in United Kingdom, then it is Vikram Dorai Swamy. So this, he says that this scheme will run for a period of 3 years initially. Okay, okay, तो ये इन्होंने बताया कि अभी के लिए सिर्फ ये 3 साल के लिए वर्क करेगा. The next, ozone layer healing hole will mend by 2066 says United Nations. तो यहाँ पे अब जैसा कि आप जानते हैं ओजोन लेयर, ओजोन इट इज मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फियर. Okay, it is in stratosphere. What is the use of ozone? It filters the harmful ultraviolet rays, coming from the sun. Okay, so it filters down, means does not, this ultraviolet rays, this does not reaches the earth. अब यहाँ पे ओजोन होल एक फिनोमिना है which is caused by chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, okay, which are called as ozone depleting substance. Now we have a Montreal protocol. ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसी से रिलेटेड है किगाली अमेंडमेंट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट aims to reduce and to eliminate the use of ozone depleting substance. Fine. So now if you will just see that now United Nations has said that जो ओजोन होल है अंटार्कटिका के ऊपर, okay, it is healing and it will mend by 2066. So it is one of the positive outcome of Montreal protocol. So it shows कि अगर सारी countries एक साथ आ जाए तो वर्ल्ड का जो मेजर प्रॉब्लम्स है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, उसको हम रोक सकते हैं. सो इट शोज दैट रिलेटेड टू क्लाइमेट, ओके, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय अर्थ, कलेक्टिव एक्शन ऑफ ऑल द कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट. इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जब क्लाइमेट नेगोशिएशंस होता है तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, so friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.